हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर सॉल्यूशन। इससे पहले कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपको इसके बेसिक नॉलेज में ले चलता हूँ जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखिए। हमने मेटल्स का केमिकल क्लासिफिकेशन किया था। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन था और एक था केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मेटल्स को दो क्लास में क्लासिफाई किया था। एक क्लास में था प्योर सब्सटेंस, एक क्लास में था प्योर सब्सटेंस, और दूसरी क्लास में था मिक्सचर्स। दूसरी क्लास में था मिक्सचर्स। और आप याद कीजिए, उस टाइम प्योर सब्सटेंस जो थे वो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया था इनको। और एक को कहा था कि भाई एलिमेंट्स, एक को हमने कहा था एलिमेंट्स और दूसरे को हमने कहा था कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इनमें बेसिक डिफरेंस ये था कि जो एलिमेंट था उसमें क्या था कि सभी जो उसके पार्टिकल है वो सिमिलर एटम्स से बने हुए होते हैं, उनको हमने कहा था एलिमेंट्स। तो आप देखिए, जैसे कि H2O2 N2 O3 P4, आपको अगर याद हो, अगर पार्टिकल कितने भी हों, अगर वो एक ही तरह के हैं वहां पर, तो उनको हमने कहा था कि भाई एलिमेंट, इनको हम कहेंगे भाई ये एलिमेंट के पार्टिकल है। कंपाउंड्स में आ जाइए, तो देखिए कंपाउंड्स में क्या था कि अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के पार्टिकल्स, या यूं कह दो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के जो एटम है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं, और तब जो है वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि मान लीजिए आप देखिए H2O का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर आपको पता है कि एक ऑक्सीजन का एटम है और दो हाइड्रोजन के एटम है, और वो 2:1 के रेशियो में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल वहां पर बना रहे हैं। एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होकर यहाँ पर ये बना रहे हैं। उसके बाद में कितने भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, तो इनके अंदर क्या होगा कि जो रेशियो है एटम्स का वो एक डेफिनेट होगा, और वहां पर हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन वगैरह के खूब सारे लोग वहां पर पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद मिक्सचर्स में आ जाइए, तो मिक्सचर में क्या था कि मिक्सचर में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को, इसे दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला देते हैं किसी भी रेशियो में। कंपाउंड में ये था कि एटम्स जो है वो डिफरेंट रेशियो में ही बनते हैं, मिलते हैं। ठीक है। लेकिन मिक्सचर में क्या है कि किसी भी रेशियो में हम प्योर सब्सटेंस को मिलाएंगे और वहां पर वो मिक्सचर बन जाएगा। और फिर आप याद कीजिए, इसको हमने मिक्सचर को दो क्लास में वहां पर क्लासिफाई किया था। एक जो क्लास थी वो थी होमोजीनियस मिक्सचर। एक जो क्लास थी वो थी होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरी जो क्लास थी वो थी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरे पार्ट में हमने डिवाइड किया था इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर्स है इनको हमने वहां पर बोला था सॉल्यूशंस। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हमने बोला था वहां पर सॉल्यूशंस। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, उसमें दो तरह के स्टेट्स आ रहे थे, एक तो था कोलोइड और एक था सस्पेंशन। एक यहाँ पर था कोलोइड और एक था सस्पेंशन। ठीक है। कोलोइड हम इसी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएगा। सस्पेंशन के लिए हम ज्यादा नहीं है। ठीक है। और ये सॉल्यूशंस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज था कि भाई किस तरह से हमने केमिकल्स को केमिकल क्लासिफिकेशन किया था मैटर का। केमिकल क्लासिफिकेशन किया था किसका, मैटर का। और उसमें हमने इसको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड किया था, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर चालू करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन। तो देखिएगा, सबसे पहले तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। तो थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि सॉल्यूशंस जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिला दीजिए, मिक्स हो जाने चाहिए बस वो, और वहां पर होमोजीनियस अगर मिक्सचर बनता है
तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिलाने पर जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, एक शर्त आप ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन बनने की जो पहली शर्त है वो जिन सब्सटेंस को आप आपस में मिक्स करते हैं उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन वहां पर होगी तो वहां पर मिक्सचर ना बन के वहां पर एक नया सब्सटेंस वहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिएगा आगे कि ये डेफिनेशन को देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ बच्चे अगर मान लीजिए यहाँ से ही उसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, हम स्पीड बिल्कुल स्लो ही रखेंगे, बहुत स्पीड में नहीं चलेंगे। तो देखिएगा, तो देखिएगा, solution is defined as homogeneous mixture of two or more substance, टू और मोर सब्सटेंसेज। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए कि ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम यही समझने वाले हैं आगे कि होमोजीनियस का क्या मतलब है। तो देखिएगा आप, ये टर्म का क्या मतलब है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जिन चीजों को आप मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसका अपीयरेंस, देखो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो उसका अपीयरेंस, एक तो उसका अपीयरेंस, दूसरा उसका कंपोजिशन, दूसरा उसका कंपोजिशन, और तीसरा कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट। तीसरा है कंपोनेंट्स की जो है वो फिजिकल स्टेट। तीन चीजों से देखेंगे कि होमोजीनियस क्या है, ये तीनों को फुलफिल करना चाहिए। एक तो देखो आप, जैसे मान लीजिए कि हमने ये यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया, यूं कह लो कि आप अभी फिलहाल जो होमोजीनियस की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक मिक्सचर लिया। ठीक है, और मिक्सचर को जब हम देखें, मान लीजिए ये मिक्सचर जो है वो कांच के ग्लास में रखा हुआ है। ठीक है, तो अपीयरेंस का मतलब देखिए, समझिए, अपीयरेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं होमोजीनियस तो अपीयरेंस क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। अपीयरेंस क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सुनना ध्यान से, यूनिफॉर्म का मतलब जैसे अपन इस एंगल से देखें तो वैसा ही दिख रहा है, उधर जाके देखे तो वैसा ही दिख रहा है, उधर जाके देखे तो वैसा ही दिख रहा है, मतलब सब तरफ से एक जैसा ही दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पर इसमें टर्बिडिटी दिख रही है या कहीं पर साफ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह से एक जैसा ही दिख रहा है। तो ये कहेगी भाई अपीयरेंस जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, दूसरी चीज है कि कंपोजिशन। अब कंपोजिशन को देखिए ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए इस मिक्सचर में हमने जो है वो 1 लीटर जो है वो वाटर लिया है, और ये मान लीजिए कि हमने इसमें 200 ग्राम जो है वो ग्लूकोज इसमें मिक्स किया है। ऐसे मान लीजिए कि 1 लीटर वाटर है और 200 ग्राम इसमें ग्लूकोज है। तो देखिएगा आप कि फिर हम ये मिक्सचर बनाने के बाद मान लीजिए हम यहां से 10 ml मिक्सचर को यहां से अलग करते हैं, और फिर मान लीजिए, आप समझने के लिए मान लीजिए, हम कोई डेटा कैलकुलेट नहीं कर रहे, 10 ml में मान लीजिए कि 1 ग्राम जो है वो ग्लूकोज मिक्स है, ऐसे मान लीजिए, है ना, एग्जैक्टली तो कुछ और ही आएगा, लेकिन आप इस समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ से 10 ml निकाला तो उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज मिक्स है। फिर मैंने यहाँ से 10 ml निकाला, यहाँ से मैंने 10 ml निकाला, और फिर देखा कि उसमें भी 1 ग्राम ग्लूकोज ही मिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कंपोजिशन इस जगह पर था वैसा ही कंपोजिशन इस जगह पर है, तो कंपोजिशन सेम होना चाहिए। कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम, मतलब सभी जगह पर कंपोजिशन सेम आना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज है वो कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट जो है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट का मतलब ये है कि जिनको भी हमने मिक्स किया है
हालांकि अपीयरेंस भी तभी सेम आएगा जब उनकी फिजिकल स्टेट सेम होगी। तो जिनको हमने मिक्स किया है उनकी फिजिकल स्टेट यहाँ पर बिल्कुल सेम हो। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो लिक्विड था पहले आपको बताया और ये जो है वो सॉलिड था, ठीक है, और अब मिक्स करने के बाद दोनों ही लिक्विड ही दिख रहे हैं, ठीक है, यही समझेंगे हम। अच्छा, दो फेज नहीं मानते हैं, सॉल्यूशन एक ही फेज है। मतलब क्या हुआ कि वाटर लिक्विड है और डिजोल्व होने के बाद में जो ये सॉल्यूशन अगर लिक्विड ही दिख रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि जो ग्लूकोज हमने मिक्स किया है इसमें जो कि सॉलिड थी पहले, वो वो भी हम इसमें लिक्विड ही बन गई अब, मतलब एक ही स्टेट हो गई अब, ठीक है। और ये डिफरेंस रहेगा वहां से, कोलोइड और सस्पेंशन में दो अलग अलग स्टेट एक साथ मिक्स है और वो दोनों अलग अलग ही रखते हैं उनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही स्टेट मानी जाती है कि मिक्स होने के बाद अब लिक्विड ही लिक्विड है, अब इसमें सॉलिड नहीं है, हम यही मानते हैं, ठीक है। तो तीन जो वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि बताया मैंने आपको कि किसी को अगर कह रहे हैं होमोजीनियस तो तीन चीजें फुलफिल होनी चाहिए। अपीयरेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए सब जगह से, दूसरा की कंपोजिशन है वो सेम होना चाहिए, तीसरा जो कंपोनेंट्स की जो फिजिकल स्टेट है जो भी इसमें मिक्स है वो सेम ही होनी चाहिए, और तब हम उसको देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बात थी होमोजीनियस मिक्सचर की। तो हमने पढ़ा कि डेफिनेशन मिक्सचर की क्या है, उसके बाद देखा कि हमने होमोजीनियस का मतलब क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सॉल्यूशन के हैं वो कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स की अपन बात करेंगे, उनको नाम क्या देते हैं कंपोनेंट्स को, उनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिएगा, हमारा जो नया टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। नया जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिएगा, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट को कह रहे हैं सॉल्वेंट, एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या होता है वो देखिए आप ध्यान से। अगर इसको सॉल्वेंट को डिफाइन करें तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में है, जनरली जो ज्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है, और जिसके अंदर सॉल्यूट मिक्स है उसको हम यहां पर कहेंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इन विच वन और मोर सॉलिड पार्टिकल्स आर डिजोल्व्ड, इस तरह से हम इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं सॉल्वेंट को, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ कि मोर क्वांटिटी वाला जो है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मोर क्वांटिटी वाला क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और लेस क्वांटिटी वाले जो मिक्स होंगे उसके अंदर वो होंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है वो लेस क्वांटिटी वाले होंगे, उनकी क्वांटिटी जनरली कम होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि वन सॉल्यूशन हैज ओनली वन सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ओनली वन सॉल्वेंट, वन सॉल्यूशन में क्या होगा, ओनली वन सॉल्वेंट। जबकि सॉल्यूट की अगर बात करें तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वन और मोर सॉल्यूट पार्टिकल जो है या सॉल्यूट सब्सटेंस जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। और सुनिए आप, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट की जैसी होती है। कई बार आप मान लीजिए कि सॉल्यूट ज्यादा क्वांटिटी में है लेकिन सॉल्यूशन जो है वो इसकी फिजिकल स्टेट का दिख रहा है तो भी सॉल्वेंट इसी को बोलेंगे। मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट ये वाला है कि आप क्या देखेंगे कि जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट की जैसी होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन is same as solvent, सॉल्वेंट की जैसी होगी उसकी फिजिकल स्टेट। तो ये हमने बात की कि सॉल्यूशन के जो है वो दो कंपोनेंट होते हैं, एक है सॉल्वेंट दूसरा है सॉल्यूट। जनरली सॉल्वेंट बहुत क्वांटिटी में है और सॉल्यूट जो है वो लेस क्वांटिटी में है, ठीक है। उसके बाद में एक सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट जो है वो एक या एक से ज्यादा भी
हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में है फिजिकल स्टेट की बात की अपन ने, तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो हमेशा जो है वो सोलवेंट की फिजिकल स्टेट की जैसी होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई कंपोनेंट कौन कौन से हैं सॉल्यूशन के। इसके बाद अपन देखते हैं कि कंपोनेंट के बेस पे सॉल्यूशन को हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट है और एक ही सॉल्यूट है, तब उसको अपन कहेंगे, देखिए आप कंपोनेंट के बेस पे क्लासिफाई कैसे करते हैं, चलो हेडिंग लिख रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। ये देखिए सिर्फ हम कंपोनेंट्स के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हो गया हमारा बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि दो ही कंपोनेंट है। बाइनरी का मतलब समझ गए होंगे कि बाइनरी का मतलब ये हुआ कि उसमें दो ही कंपोनेंट है। दो ही कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट भी एक है और सॉल्यूट भी एक है। यहाँ पर देखें तो सॉल्वेंट भी एक है और सॉल्यूट भी कितना है, एक है, तो उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए तीन कंपोनेंट वहां पर है तो उसको बोलेंगे अपन टर्नरी सॉल्यूशन। अगर कंपोनेंट वहां पर तीन है तो टर्नरी सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। तो सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, तो सॉल्वेंट एक है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट कितने होंगे, दो, ठीक है। थर्ड अपन देख रहे हैं यहाँ पर क्वार्टनरी सॉल्यूशन, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन में टोटल चार कंपोनेंट हो गए। फिर से सॉल्वेंट तो एक ही होगा, सॉल्वेंट एक है और सॉल्यूट वहां पर कितने होंगे, तीन होंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से अपन जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं। जनरली इस चैप्टर में दिख रहा है, चल रहा है, तो ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो विजिबिलिटी आ रही है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं इसको। देखिएगा आगे चलते हैं। तो ये हमने देखा कि कंपोनेंट के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। नया जो टॉपिक है अपना वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नया टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा इसके अंदर कि सॉल्यूशन को देखो, ब्रॉडली सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में वहां पर अपन जो वो कैटेगराइज करते हैं। तीन कैटेगरी या तीन टाइप वहां पर बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा कौन कौन से हैं। नंबर वन, यहाँ पर अपन पढ़ते हैं नंबर वन। ये जो टाइप है वो किस बेस पे है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पे है एक तरह से, या सॉल्वेंट की जैसी होगी वैसे ही सॉल्यूशन की होगी। तो फिजिकल स्टेट आपको कैसा दिख रहा है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है। अगर आपको सॉल्यूशन जो है वो गैस दिख रहा है तो ये हो गया कि गैसीय सॉल्यूशन। अगर आपको वो लिक्विड दिख रहा है तो हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड दिख रहा है तो वो हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर तीन टाइप अपने पास निकल कर आ रही है। तो एक तो हो गया गैसियस सॉल्यूशन, एक तो हो गया गैसियस सॉल्यूशन, एक अपने पास हो गया यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा अपने पास हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। तीसरा अपने पास यहाँ पर हो रहा है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिएगा जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ सॉल्वेंट, यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉल्यूट, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इसके एग्जांपल्स। तो देखिए आपको पता ही है कि अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट निश्चित रूप से वहां पर क्या होगा, गैस। सॉल्वेंट हमेशा इसमें क्या होगा, गैस होगा, ठीक है। दूसरा सॉल्यूट क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि सॉल्यूट जो है वो गैस में, देखो गैस में गैस तो हमेशा डिजोल्व होती है, हमेशा सॉल्यूशन ही बनता है, ठीक है। लेकिन कई बार लिक्विड और सॉलिड भी वहां पर हो सकते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूट जो है वो या तो गैस होगा, या फिर वहां पर लिक्विड हो सकता है, या फिर वहां पर वो सॉलिड भी हो सकता है। तीनों के एग्जांपल्स देखिए आप। गैस और गैस का जैसे कि आप जानते ही हो कि एयर में नाइट्रोजन ज्यादा होती है, नाइट्रोजन ज्यादा होती है तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन हो गया, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कम होती है तो वो सॉल्यूट हो गया।
ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम्पल लिखे अपन तो लिखेंगे ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन। इन नाइट्रोजन लिखा अपन ने, कम नाइट्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ O2 इन N2, ठीक है। अच्छा, गैस ज्यादा होनी चाहिए, आप ध्यान रखिए, और लिक्विड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा लिक्विड अगर किसी गैस में जो है वो डिजोल्व हो जाता है और वो होमोजीनियस बन जाता है तो वो इस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो लिक्विड और N2, तो देखो क्लोरोफॉर्म भी नाइट्रोजन में डिजोल्व होती है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्लोरोफॉर्म यानी कि CH3 इन नाइट्रोजन, CH3 इन नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं वही मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। गैस ज्यादा क्वांटिटी में, उसमें थोड़ी क्वांटिटी में अगर कोई सॉलिड डिजोल्व होता है तो उसके ऊपर यहाँ बात करेंगे। तो है जैसे कि कैम्फर, कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर को हम जो वो कपूर यहाँ पर बोल सकते हैं हिंदी में, कपूर, और इसको केमिकली हम नेफ्थेलीन कहते हैं। केमिकली इसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्थेलीन। तो नेफ्थेलीन में दो बेंजीन रिंग कंबाइन रहती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है नेफ्थेलीन की, अगर आप यहाँ पर जानना चाहें तो नेफ्थेलीन की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होती है, ठीक है। देखिएगा आगे, दूसरा अपना टाइप आता है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में आपको पता लग गया होगा कि भाई सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड ही होगा, तो सॉल्वेंट तो क्या होगा यहाँ पर, लिक्विड, ठीक है। और सॉल्यूट जो है फिर से गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ बात कर रहे हैं कि गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और ये सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो गैस अगर किसी लिक्विड में डिजोल्व है तो सबसे कॉमन एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हम वाटर की बात करते हैं, वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, और वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, इसीलिए जो वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो है वो जीवित रह पाते हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि O2 इन वाटर, कि भाई वाटर में जो है वो ऑक्सीजन डिजोल्व है और वहां पर एक सॉल्यूशन बनता है। लिक्विड और लिक्विड में ये बनाते हैं, एक लिक्विड दूसरे में, एक जो हम कम होगा उसको सॉलिड बोलेंगे, दूसरा जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। अपन यहाँ पर जैसे कि अल्कोहल इन वाटर, एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि अल्कोहल इन वाटर, ये एग्जांपल अपन ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। सॉलिड अगर डिजोल्व है लिक्विड में तो फिर से अपन एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज को आप वाटर में डिजोल्व कर दीजिए और जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, सॉलिड सॉल्यूशन, तो देखिएगा यहाँ पर फिर से सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पर, सॉलिड। और सॉल्यूट, सॉल्यूट तो आपको पता है कि गैस भी हो सकता है, ये जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, और ये सॉलिड भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी गैस जो किसी सॉलिड में डिजोल्व हो जाए और वहां पर सॉल्यूशन बने, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल ही है यहाँ पर। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो पैलेडियम में डिफ्यूज होकर वहां पर डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। दूसरा कि सॉलिड जो है वो ज्यादा होना चाहिए और लिक्विड जो है वो कम होना चाहिए, कि कोई लिक्विड कम है वो सॉलिड में डिजोल्व हो रहा है, जैसे कि मरकरी जो है वो सोडियम में डिजोल्व होकर पेस्ट बन जाता है, जिसको हम सोडियम मरकरी अमलगम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है अपन, मरकरी इन सोडियम। आप ध्यान रखिए सोडियम वहां पर सॉलिड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। तो वो लिक्विड जो है वो सोडियम में डिजोल्व हो जाता है, तो वो सोडियम मरकरी अमलगम वहां पर उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। दूसरा कि दो सॉलिड, दोनों ही सॉलिड हो, है ना, इसके सबसे एग्जांपल्स है एलॉयज, है ना, मिक्स मेटल्स, वो इसके सबसे एग्जांपल है, अच्छे एग्जांपल है। जैसे कि दो तो बहुत ही कॉमन है जो आपने सभी पढ़े होंगे, जैसे कि एक तो है ब्रास, ब्रास। अब ब्रास में क्या होता है, ब्रास में ध्यान रखिए, ब्रास में जो है वो जिंक तो थोड़ी कम क्वांटिटी में होता है और कॉपर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो हम लिखेंगे जिंक इन कॉपर, इसको लिखेंगे अपन जिंक इन, जिंक इन कॉपर। तो ब्रास बोलेंगे। ब्रोंज की बात करें तो ये ब्रोंज भी इसी का एग्जांपल है, ब्रोंज। तो ब्रोंज जो है वो होते हैं टिन इन कॉपर, ये हो गया ब्रोंज। इसी तरह से अगर अपन गोल्ड है, आपको पता है गोल्ड सॉफ्ट होता है, तो गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए उसके अंदर कई बार कॉपर को मिक्स करते हैं और वहां पर होमोजेनियस पिक्चर बनता है। तो
यहाँ पर अगला एग्जांपल आता है अपना कॉपर इन गोल्ड। क्यों मिलाते हैं? गोल्ड को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए जो है उसमें कॉपर को मिक्स करते हैं, उसके बाद में उसमें ज्वेलरी वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, ये अपने जो वो एग्जांपल हो गए मिक्सचर को। अच्छा, ये मिक्स मेटल में आपको एक चीज और बताऊंगा आपको कि मिक्स मेटल तभी बनता है जब जिन मेटल्स को आप मिला रहे हैं उनकी एटॉमिक साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं हो। अगर 15% से ज्यादा का डिफरेंस है तो वहां पर उनका सॉल्यूशन बनना पॉसिबल नहीं है, वो होमोजीनियस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसकी एटॉमिक साइज में जिन मेटल्स को आप मिला रहे हो उनकी एटॉमिक साइज में 15% से कम का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक साइज है तो उनके एटम जो है वो एक दूसरे में ठीक से फिट हो जाते हैं और वहां पर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये हम देखे कि भाई टोटल 3 कैटेगरी में अपने डिवाइड किया, और टोटल अपन टाइप्स की बात करें तो गैस गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, इस तरह से 9 टाइप यहाँ पर सॉल्यूशन जो है पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा जो नया टॉपिक है वो है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा, नया टॉपिक चालू करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नया टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिएगा, लिखता हूं मैं यहाँ टॉपिक लिखता हूँ कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन टर्म क्या है? इसमें क्या होता है कि मतलब एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना डिजोल्व है। सॉल्यूशन में जनरली सॉल्यूट की बात करेंगे अपन, सॉल्यूट कितना डिजोल्व है उसमें। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये टर्म आता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो उसको दो तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर उसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है हमारा ये क्वालिटेटिव, एक तो हमारा ये यहाँ पर क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा हमारा है क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन। तो देखिएगा, क्वालिटेटिव में हम क्या करेंगे कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसको दूसरे के रेस्पेक्ट में बताएंगे कि वो कम है कि ज्यादा है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है वो नहीं बताएंगे, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए ये वाली जो टर्म है। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि भाई उससे कम है या उससे ज्यादा है, कितना है ये नहीं बताएंगे। तो देखिएगा आप ध्यान से कि क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी में रेस्पेक्टिव क्वांटिटी बताएंगे। क्या बताएंगे उसमें? रेस्पेक्टिव क्वांटिटी, कम या ज्यादा। तो इसके बेस पे हम सॉल्यूशंस को दो पार्ट में अपन यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। कई बार हम उनको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और या फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि बोलेंगे उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो दो कैटेगरी अपने पास में होगी, एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो देखिएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे कि वो देखो, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो बनाता हूँ। 3 सॉल्यूशन अपन लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए तीनों के अंदर हम कॉमनली एक सॉल्वेंट लेते हैं। तीनों के अंदर मान लीजिए कि 1 लीटर वाटर है, यहाँ पर भी कितना है 1 लीटर वाटर, यहाँ पर भी कितना है 1 लीटर वाटर। ठीक है, अब इसके तीनों के अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को अलग अलग क्वांटिटी में मिक्स करते हैं। मान लीजिए कि इसमें आपने 20 ग्राम जो है वो ग्लूकोज को मिक्स किया। ऐसे मान लीजिए इसमें 20 ग्राम ग्लूकोज मिक्स है। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि ये 40 ग्राम ग्लूकोज है, इसमें मान लीजिए कि आप 60 ग्राम ग्लूकोज। तो सॉल्वेंट की जो है वो क्वांटिटी हमने बिल्कुल सेम ली हुई है यहाँ पर। ठीक है, और सॉल्यूट की क्वांटिटी हमने क्या ली हुई है, अलग अलग ली हुई है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कि हम किसको डाइल्यूट बोले, किसको कंसंट्रेट बोले। तो देखो डेफिनेशन क्या है, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट क्या, देखो आप वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी सेम वॉल्यूम के दूसरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कम होती है तो उसको हम कहेंगे वहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच हैज लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर सॉल्यूशन ऑफ सेम वॉल्यूम। मतलब दूसरा सॉल्यूशन वॉल्यूम सेम ही है लेकिन उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप दिख रहा होगा आपको ये जो सॉल्यूशन है वो इनको टर्म दे दीजिए ए, बी और सी। ए जो सॉल्यूशन है वो बी और सी दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है,
चलिए बी जो है वो सी के रेस्पेक्ट में क्या है, डाइल्यूट, तो उससे तो कम है, और इससे ज्यादा है तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, कंसंट्रेट। देखिए आप एक ही सॉल्यूशन दो अलग अलग सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसंट्रेट भी हो सकता है। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन की फिर से एक बताता हूँ आप डेफिनेशन आपको, कि वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी सेम वॉल्यूम वाले दूसरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है उसको हम बोले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है सी, ये सॉल्यूशन ए और बी दोनों से ही क्या है, कंसंट्रेट है। ठीक है, सी जो सॉल्यूशन है वो ए और बी के रेस्पेक्ट में क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इससे से अपन बोलेंगे भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, एक टर्म और आता है इसी टॉपिक से रिलेटेड और वो टर्म है डाइल्यूशन। तो देखिए डाइल्यूशन क्या है, किसी भी सॉल्वेंट को अगर सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करना है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, सॉल्यूशन सॉल्वेंट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे उसमें, सॉल्वेंट। और कंसंट्रेट करना है तो उसमें क्या मिलाएंगे, सॉल्यूट मिलाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि किसी भी सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्वेंट मिलाकर उसको डाइल्यूट करने की और ज्यादा डाइल्यूट करने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूशन की डेफिनेशन आप दे सकते हैं, द प्रोसेस to minimize the concentration of solution by mixing more quantity of solvent in it। ठीक है, उसके अंदर और ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट मिक्स करके उसकी कंसंट्रेशन को कम करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो इसके ये सॉल्यूशन है, इसमें अपन ये वाटर सॉल्वेंट था अपना, इसमें अगर मान लो और वाटर अपन मिलाते जा रहे हैं मिलाते जा रहे हैं, इसका मतलब हम इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी डाइल्यूशन। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया हमारा क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर बस इतना ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन की। तो उसमें देखिए आप कि उसमें जो वो कई सारी कैटेगरी में कई सारी टर्म्स के फॉर्म में हम कंसिडरेशन को जो है वो वहां पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक है यहाँ पर देखो मास परसेंटेज, यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ और उसके बाद में वन बाय वन इनको अपन डील करेंगे। ठीक है, मास परसेंटेज या इसी को अपन कह सकते हैं कि वेट परसेंटेज, इसी को कह सकते हैं अपन यहाँ पर वेट परसेंटेज। ठीक है, या इसको W बाई W परसेंट से हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज V बाई V परसेंट, तीसरा है मास बाई वॉल्यूम या यूं कह दो कि भाई वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको हम W बाई V परसेंट से यहां पर डिनोट करेंगे। तीसरा है अपना पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीएम कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद में एक है मोल फ्रैक्शन, पीपीबी भी है, पीपीबी कंसंट्रेशन भी अपन डिनोट करते हैं। भाई सॉल्यूट बहुत ज्यादा ही कम है तो फिर अपन पीपीबी से भी उसको डिनोट कर सकते हैं कि भाई पीपीबी कंसंट्रेशन। ठीक है, एक है भाई मोल फ्रैक्शन, एक है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, एक्स से यहाँ पर डिनोट करें मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, एक है मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करेंगे मोलैरिटी को। ठीक है, एक है मोलैलिटी, मोलैरिटी को स्मॉल एम से यहां पर अपन डिनोट करेंगे। ठीक है, एक है अपनी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी तो नॉर्मेलिटी को अपन एन से यहां पर डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दो और है, यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, और एक यहाँ पर है वेट परसेंटेज ऑफ ओलियम, एक है यहाँ पर वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज ऑफ ओलियम। ठीक है, तो ये सब टाइप की कंसेप्ट अपने पास में है। फिलहाल 12th क्लास के बेसिस पे अपन देखे बात करें तो मास परसेंटेज अपन पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, वेट परसेंटेज, पीपीएम कंसंट्रेशन, उसके बाद में मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी भी यहाँ पर 12th एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन फिर भी अपन नॉर्मेलिटी भी पढ़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी टाइप की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में अपन क्या करते हैं, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि क्वांटिटेटिव में हम एक्चुअल क्वांटिटी बताएंगे कि भाई वहां पर कितनी है।
ठीक है, अलग अलग टर्म्स के बेस पे अलग अलग तरह से उसको अपन यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी प्रेजेंटेशन में। पहला है कि मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज।